शक कौन थे, कहां से आए थे और भारत में शकों का वंशज कौन है, ये बातें हमेशा से विवादित रही हैं। भारत में अलग अलग समय पर आकर अलग अलग वंशों ने आक्रमण किया। कुछ वापस लौट गए तो कुछ ने भारत में ही रहकर यहाँ की संस्कृति को अपना लिया। बाहर से आए उन सभी वंशों का अंश आज भी भारत में है। बस फर्क इतना है कि किसी को अपने पूर्वजों के बारे में पता है तो किसी को नहीं। शक कौन थे, ये बात इतनी ज्यादा विवादित है कि इस पर शोध अभी भी चल रहा है। कोई कहता है कि उन्हें मध्य एशिया से खदेड़ा गया था, कोई कहता है कि ये कुषाण वंश का अंश थे, तो कोई कहता है कि शक और हुण एक ही हैं। इनमें से कौन सी बात कितनी सही है, इस बारे में सटीक जानकारी दे पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन कुछ इतिहासकारों की माने तो प्राचीन चीन के एक शक्तिशाली कबीले के 5 टुकड़े हुए, जिनमें एक बना कुषाण वंश और दूसरा संघर्षों से घिरकर बना शक वंश। भले ही ये इतिहास आज भी विवादों में घिरा हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि शकों ने भारत के इतिहास में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। खैर, ये बात तो विवादित इतिहास है, इस पर बदलाव चलते रहेंगे। लेकिन इतिहासकारों द्वारा सबसे अधिक ध्यान इस बात पर दिया जाता है कि शकों की उत्पत्ति संभवतः उत्तरी चीन और यूरोप के बीच स्थित झिंगजियांग क्षेत्र से हुई। कुषाणों और शकों का कबीला एक ही माना जाता है। हालांकि ये शोध का विषय है, इतिहासकारों में इसको लेकर मतभेद है। इतिहासकार मानते हैं कि शक प्राचीन मध्य एशिया में रहने वाली स्किथी लोगों की जनजातियों का समूह था, जो सीर नदी की घाटी में रहता था। वहीं उत्तर पश्चिम में तिब्बत के मरुभूमि युइशी समुदाय या कबीले के लोग भी निवास करते थे। युइशी लोगों पर जब चीन के हुणों ने आक्रमण किया तो उनको अपना स्थान छोड़कर जाना पड़ा। जब उन्होंने अपनी जगह को छोड़ा और आगे बढ़े तो युइशी लोगों ने शकों पर आक्रमण कर उनका स्थान हड़प लिया। तब शकों को अपना स्थान छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन हुणों ने युएशियों को धकेला और युएशियों ने शकों को। शकों ने बाद में बैक्ट्रिया पर विजय प्राप्त कर हिंदू कुश के मार्ग से भारत में प्रवेश किया। बैक्ट्रिया के यवन राज्य का अंत शक जाति के आक्रमण द्वारा ही हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर यवन राज्य के बारे में आपको बता दें तो यवन राज्य को इंडो ग्रीक राज्य भी कहा जाता है। 200 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित एक यूनानी साम्राज्य था। ये साम्राज्य आधुनिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के विभिन्न हिस्सों में फैला हुआ था। यवनों पर सफल आक्रमण के बाद शक अब अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहे थे। उनकी बढ़ती हुई शक्ति ने उन्हें भारत से पार्थियन साम्राज्य की ओर मोड़ दिया, जहां उन्होंने आक्रमण का प्रयास किया। लेकिन पार्थिया के पराक्रमी सम्राट मिथिदातस द्वितीय ने शकों की एकजुटता को समय रहते भांप लिया और उनसे भी अधिक कुशल रणनीति बनाकर अपने साम्राज्य की रक्षा की। मिथिदातस की शक्ति और चतुराई के आगे शकों को पीछे हटना पड़ा और इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान भारत की ओर केंद्रित कर दिया। जब शकों ने भारत की ओर बढ़ने का निर्णय लिया तो उस समय भारत में शुंग वंश का शासन था, लेकिन शुंग साम्राज्य अब अपनी शक्ति खोता जा रहा था और यही कमजोरी शकों के लिए एक सुनहरा अवसर बन गई। उन्होंने सबसे पहला आक्रमण शुंगों पर किया और भारत की धरती पर अपने कदम मजबूती से जमाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे शक एक ताकतवर शक्ति बनकर उभरे, लेकिन वो कभी भी पूरे भारत पर अधिकार नहीं कर सके। भारत के अंदर पहले से ही फैले यवन राज्यों में आपसी एकता का अभाव था और इसी बिखराव का शकों ने पूरा फायदा उठाया। उन्होंने एक एक कर इन राज्यों को जीतना शुरू किया और उत्तरी पश्चिमी भारत में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई। भारत में शकों ने सबसे पहले यवनों के बिखरे हुए छोटे राज्यों पर कब्जा किया और सिंधु नदी के किनारे बसे मीन नगर को अपनी राजधानी बनाया। यही भारत में उनका पहला शक राज्य बना। मीन नगर को राजधानी बनाकर शक आक्रांताओं ने सिंध में अपना जो राज्य स्थापित किया था वो भारत के शक राज्यों में सबसे बड़ा था। शक शासन के अन्य क्षेत्रों पर राज करने वाले शासक स्वयं को क्षत्रप या महाक्षत्रप कहते थे और यही उपाधियां इस बात की ओर इशारा करती हैं कि वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे, बल्कि वो किसी उच्च साम्राज्य या महाराज की अधीनता में शासन करते थे। शकों के इस महाराज की राजधानी मीन नगर ही थी। वहाँ के एक राजा का नाम मोया था। पंजाब के झेलम जिले में मेरा नामक गांव के कुएं से एक शिला प्राप्त हुई थी, जिस पर उभरे हुए लेख से मोया नाम के शक राजा का परिचय मिलता है। इसी प्रकार तक्षशिला के भागों में एक ताम्रपात्र पर मोग नाम के एक शक राजा का उल्लेख है, जिसके नाम के साथ महाराज और महान विश्लेषण दिए गए हैं। संभवतः मोआ और मोग एक ही व्यक्ति के सूचक हैं।
इस मोक के बहुत से सिक्के पश्चिमी पंजाब में प्राप्त हुए हैं, जो कि यवन सिक्कों के नमूनों पर बनाए हुए हैं। इन सिक्कों का लेख इस प्रकार है, राजाधिराजस महतस मोअस। इस लेख से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि शक राजा मोआ या मोक की स्थिति क्षत्रप या महाक्षत्रप से अधिक ऊंची थी। वो राजाधिराज और महान था और शकों के अन्य राजकुल उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। इस शक राजाधिराज का शासन पश्चिम में पुष्कलावती से लेकर पूर्व में तक्षशिला और दक्षिण में सिंध तक विस्तृत था। पुष्कलावती के बारे में आपको बता दें तो पुष्कलावती उत्तर पश्चिम भारत के सरहदी नगरों में आता था। यहाँ से एक व्यापारिक मार्ग तक्षशिला, मथुरा, कन्याकुब्ज, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र होते हुए बंगाल के समुद्र तट पर स्थित ताम्रलिप्ति की ओर निकल जाता था। इसी रास्ते को महर्षि पणिनि ने उत्तर पथ कहा है, जो आधुनिक ग्रैंड ट्रंक रोड का स्मरण दिलाता है। शकों द्वारा अपनी राजधानी बनाने के बाद गुजरात क्षेत्र के सौराष्ट्र को जीतकर उन्होंने अवंतिका पर भी आक्रमण किया था और उसे भी अपने अधीन कर लिया था। इस जीत से शकों का आत्मबल बढ़ा और वो आगे बढ़े। उस समय शकों ने महाराष्ट्र के विशाल भूभाग पर कब्जा जमाया, जिसे उन्होंने सातवाहन साम्राज्य से छीन लिया और उन्हें दक्षिण भारत में सीमित कर दिया। दक्षिण में पांड्यन साम्राज्य भी था, लेकिन पांड्यन और शकों के बीच संघर्ष की बजाय एक समझौता हुआ, जिसने पांड्यन को शकों के दबाव से बचने का रास्ता दिया। शक राजाओं ने गंधार, सिंध, महाराष्ट्र, मथुरा और अवंतिका आदि क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर लंबे समय तक राज किया था। अवंतिका का पहला स्वतंत्र शक शासक चष्टन था। इसने अपने अभिलेखों में शक संबंध का प्रयोग किया है। इसके अनुसार शक वंश का राज्य 130 ईस्वी से लेकर 388 ईस्वी तक चला, जब संभवतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने स्कूल को समाप्त किया। इतिहासकारों के मुताबिक आजादी के बाद जब इतिहास लिखा गया तो हिंदू विजयों और प्रतीकों को जानबूझकर हाशिए पर धकेल दिया गया और उन लोगों का महिमा मंडन ज्यादा किया गया जिन्होंने भारत पर आक्रमण करके यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को लगभग तहस नहस कर दिया था। भारतीय वीरता के इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जिसे कभी उद्घाटित नहीं किया गया, क्योंकि वो हिंदू अस्मिता और गौरव से जुड़ा हुआ था। ऐसे ही एक अध्याय का नाम है द ग्रेट विक्रमादित्य। जब विक्रमादित्य ने शकों को समूल से हराकर उन्हें देश से बाहर धकेल दिया था, तो उन्हें इस विजय के बाद शाकाहारी उपाधि से सम्मानित किया गया था। इस विजय की याद में ही महान विक्रमादित्य ने एक संवत शुरू किया था, जिसे आज हम विक्रम संवत कहते हैं। दरअसल कहानी कुछ यूं है कि ईसा के 100 वर्ष पहले भारत पर शकों के आक्रमण की शुरुआत हुई। ग्रीक प्रदेश बैक्ट्रिया को जीतने के बाद शकों ने भारत पर आक्रमण किया। संपूर्ण भारत में शक तेजी से तूफान की तरह फैल गए थे और उन्होंने लगभग संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया था। सिंध से लेकर वो दक्षिण के आंध्र तक चले गए थे। महाजन पदों में विभाजित भारत के अधिकतर हिस्से शकों के अधीन हो गए थे। सिंध, पंजाब, कश्मीर, अफगान, राजस्थान और गुजरात में तो इनकी सत्ता मजबूत हो गई थी। साथ ही उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्से भी इनके अधीन हो चले थे। ऐसे में इतिहास के पटल पर एक शक्तिशाली राजा का प्रादुर्भाव हुआ, जो थे मालवपति गंधर्वसेन के पुत्र विक्रमादित्य। भारत के इस कठिन समय के शक्तिशाली गण मालव गण के अधिपति विक्रमादित्य ने योद्धे गण और बाकी गणों को संगठित कर एक बड़ी सेना खड़ी की। अत्यंत निपुण सेनानी विक्रमादित्य के नेतृत्व में इस संगठित भारतीय सेना की शकों से भीषण लड़ाई हुई और एक के बाद एक युद्ध जीतते हुए विक्रम की सेना आगे बढ़ती गई और उन्होंने शकों को हर जगह से उखाड़ फेंका। शकों की सत्ता तो समाप्त हो गई, लेकिन उनके कुछ समूह हारने के बाद सम्मानपूर्वक भारतीय धर्म और संस्कृति में रच बस गए और यहीं की मिट्टी में अपना भविष्य तलाशने लगे। इस युद्ध में शकों का राजा नहवान भी मारा गया। विक्रम की सेना ने संपूर्ण अखंड भारत पर अपना परचम लहराया और अपनी शक्ति सिद्ध कर दी और वो सम्राट शाकाहारी विक्रमादित्य नामक उपाधि से नवाजे गए। ईसा पूर्व 57 साल पहले भारतीयों की इस अविस्मरणीय जीत को याद रखने के लिए ही विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत करवाई। विक्रमादित्य के 135 साल बाद राजा शालिवाहन ने भी शकों को रौंद डाला और अपनी एक नई कालगणना शुरू की, जिसे शालिवाहन शक कहा जाता है। शक सत्ता से बेदखल हो चुके थे, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़े थे। उसी दौर में कुषाणों ने भारत पर हमला बोल दिया। कुषाणों के आते ही भारत के शकों ने अपने आप उनकी शरण ली। कुषाणों में कनिष्क नामक राजा बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसने बौद्ध धर्म अपनाकर अफगानिस्तान से लेकर मथुरा तक अपना राज्य कायम कर लिया था। उसके राज्य की सीमाएं विशाल थी। हिंदू कुश के पार तक उसका साम्राज्य था।
कनिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो भारत ने शकों के आधिपत्य को अस्वीकार किया और वो स्वतंत्र होकर रहने लगे। गुजरात, सौराष्ट्र और मालवा के कुछ भागों पर पुनः शकों का अधिकार हो गया था, तो वहीं गंधार और सिंध पर कुषाणों का ही अधिकार रहा। इस तरह शकों का साम्राज्य 123 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक चलता रहा और उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने फिर से वही कार्य किया जो कि महान सम्राट शाकाहारी विक्रमादित्य ने किया था। चंद्रगुप्त के बाद सबसे महान सम्राट हुए समुद्रगुप्त। पाटलिपुत्र के छोटे से राज्य के शासक समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के सभी छोटे बड़े राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और वो अब पश्चिम की ओर बढ़ने लगे थे। इससे पहले कि वो कुषाणों पर हमला करते, कुषाण राजा ने अपने आप को गुप्त साम्राज्य के सामने समर्पित कर दिया और कुषाण वंश की राजकुमारी का विवाह समुद्रगुप्त से कर दिया गया और गुप्त साम्राज्य की शरणागति की ओर इस प्रकार कुषाण हमेशा के लिए हिंदुत्व में विलीन हो गए। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने राज्य संभाला। दोस्तों, शकों के बारे में पुराणों में भी जिक्र मिलता है। पुराणों के अनुसार शक जाति की उत्पत्ति सूर्यवंशी राजा नरिशकंद से कही गई है। राजा सागर ने राजा नरिशकंद को राज्यच्युत तथा देश से निर्वासित किया था। वर्णाश्रम आदि नियमों का पालन न करने के कारण तथा ब्राह्मणों से अलग रहने के कारण वो दूषित हो गए थे। उन्हीं के वंश शक कहलाए। महाभारत में भी शकों का उल्लेख है। शक साम्राज्य से संबंधित मथुरा के राजकीय संग्रहालय में मूर्ति, स्तंभ, सिंह शीर्ष स्तंभ और मुद्रा आदि कई वस्तुएं रखी हुई हैं। गार्गी संहिता और बाणभट्ट कृत हर्षचरित में भी शकों का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये अभी भी विवादित मुद्दा है। कुषाण, शक और हुणों को लेकर विवाद बना ही रहता है और ये शायद आगे भी बना ही रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, शक, कुषाण और हुण कौन थे? नीचे कमेंट करके अपनी बहुमूल्य राय हमें जरूर दें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।